इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अकेडमी की एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हताश और गुस्से में थी। वो कहती है, सब कुछ बुरी तरह से गड़बड़ हो गया है। मुझे समझ में आता है कि चांसलर इस वक्त गुस्से से उबल रहे होंगे, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने तुम पर हमला किया उसे फौरन ढूंढ निकालना नामुमकिन है और मेरे पास पहले से ही काम का पहाड़ पड़ा है। लेकिन असस अटेम्प्ट के टाइम और लोकेशन के एनालिसिस के बाद एक बात साफ हो गई है कि अकेडमी के अंदर ही कोई स्पाई है जो एसिन के ग्रुप को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम देखते हैं एलेना भी उसके पास बैठी हुई होती है। एलेना कहती है, मुझे नहीं पता। प्रोफेसर ने थकान भरी सांस ली, अपना सिर मसला और एलेना से कहा, एलेना, तुम्हें पॉलिटिकल हमलों की आदत होगी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर दूसरा ससने अटेम्प्ट है। जिसने भी ये सब अंजाम दिया है वो इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, वो तुम पर फिर से अटैक करवाएगा। एलेना कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे अजीब बात, उस रात तुम्हारे साथ लड़ने वाले सभी लोगों को ऑफिशियल रूप से सम्मानित किया गया, सिवाय डेन कैम्बेल के, जो इस घटना के तुरंत बाद गायब हो गया। ये अपने आप में एक अजीब मुद्दा था। वो अकेला शख्स था जिसका नाम अकादमी के रिपोर्टर्स में शामिल नहीं किया गया। कोई लॉजिकल रीजन नहीं था उसे इग्नोर करने का, पर ऐसा लगा जैसे जानबूझकर उसे छुपाया जा रहा हो। एलेना ने ये सब सुना और दोबारा से कहा, मुझे नहीं पता। और बस जैसे ही असिस्टेंट ने ये सुना, उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने एक बार और मुझे नहीं पता कहा तो कसम से मैं तुम्हें मार दूंगी। एलेना, जो पूरी तरह बेपरवाह थी, उसने बिना हिचक जवाब दिया, मार ही डालो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक इंक बोतल उड़ती हुई आई, लेकिन इससे पहले कि इंक बोतल उसके चेहरे से टकराती, एलेना ने उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया। फिर शांत स्वर में बोली, माफ करना, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी। असिस्टेंट ने गुस्से में दांत भींचे और कहा, तुम आज पूरे दिन अजीब बर्ताव कर रही हो। तुम्हारा ध्यान कहीं और है, किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर रही। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी मदद करना बंद कर दूंगी। ये सुनकर एलेना ने कहा, मुझे लगता है मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ। असिस्टेंट की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गई। वो धीरे से मुड़ी और उसने हैरानी से कहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लेकिन एलेना सिर्फ मुस्कुराई और बस उसका नाम ले लिया, डैन। असिस्टेंट पूरी तरह से हैरान रह गई। वो उसे अविश्वास से घूरती रही और फिर सावधानी भरे लहजे में पूछा, क्या तुम डेन कैम्पल की बात कर रही हो? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एलेना के गाल हल्के गुलाबी हो गए। एक अजीब सी चुप्पी छा गई। एलेना चुपचाप बैठी रही और कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे कि दिमाग हैंग हो गया हो। असिस्टेंट जमी की जमी रह गई। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई मानो उसने सुना हो कि कोई डायनासोर फिर से जिंदा हो गया हो। फिर कांपते हुए हाथ से उसने एलेना की ओर इशारा किया और झिझकते हुए बोली, रुको एक मिनट, तुम सच में कहना चाह रही हो कि तुम्हें वो गांव का लड़का पसंद है? एलेना हमेशा की तरह शांत रही और बड़े सहज स्वर में बोली, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वो पसंद है। लेकिन असिस्टेंट को उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम उसमें क्या देख रही हो, लेकिन अगर ग्रैंड ड्यूक को इसके बारे में पता चला तो तुम्हें क्या लगता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा? एलेना ने इंक बॉटल को वापस डेस्क पर रखते हुए बिना किसी झिझक जवाब दिया, वो बुढ़ा तो गुस्से से पागल हो जाएगा। और हाँ, मैं फिर से कह रही, मुझे डेन में कोई ऑब्सेशन नहीं है। असिस्टेंट अपने सिर को सहलाते हुए बड़बड़ाया, देखो, जो भी हो, वो बंदा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है ना? लेकिन हाउस टेस्ट की लेडी होने के नाते तुम्हें उसके सामने और सतर्क रहना चाहिए। एलेना ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे उसे टेस्ट करना होगा। फिलहाल मैं उसे बहुत क्लोज ऑब्जर्व करूंगी। दूसरी ओर डैन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, हाथ में एक चिट्ठी पकड़े और उसे घूर रहा था। ये क्या बकवास है? उसने लेटर को फिर से पढ़ा। अफसोस, डेन की क्लास निर्धारित नहीं की जा सकी। एकेडमिक टीम इस पर काम कर रही है ताकि सबसे सही रिजल्ट्स निकाले जा सके। भविष्य में गुड न्यूज की उम्मीद करें। डेन ने चिढ़कर जवाब दिया, मुझे कुछ भी गुड न्यूज की उम्मीद नहीं करनी। बस तुम मुझे किसी भी रैंडम क्लास में डाल दो और भूल जाओ। लेकिन अगर रूल्स सही तरीके से लागू हो रहे थे
तो उसे स्पेशल क्लास में होना चाहिए था, जैसे एलिया की टीम में होना चाहिए था। फिर उसे बाहर क्यों रखा जा रहा था? जैसे ही डैन ने ये सोचा, अचानक उसकी सिस्टम स्क्रीन अपडेट हो गई और उसे एक नया क्वेस्ट मिला, फ्रेशमैन रिसेप्शन के दौरान होने वाली घटना को सुलझाना। रिवॉर्ड एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट एंड मटेरियल। उसने ध्यान से नोटिफिकेशन को देखा और फिर सब कुछ दोबारा याद करने लगा। यही वो इवेंट था जहां हर स्टूडेंट को उसका क्लास असाइन किया जाता था, आर्चर, वॉरियर, मेज वगैरह। तुम्हारी स्पेशलाइजेशन इस पर निर्भर करती है कि तुम किस क्लास पर फोकस करते हो, लेकिन उसका फोकस अपनी स्ट्रेंथ को अधिकतम रूप से एक्सप्लॉयट करना था ताकि उसे कोई पावरफुल क्लास मिले। डेन को सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन मिला, जिससे उसे पता चला कि एलेना और एलिया दोनों ही फ्रेशम रिसेप्शन क्लास का हिस्सा है। उसे पूरी तरह यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ फिर से होने वाली है। डेन ने यह सब देखकर अपना माथा पकड़ लिया और मानो उसके परेशान दिमाग को आराम देने के लिए सिस्टम ने उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया। एलेना के साथ कनेक्शन गहरा होने की वजह से उसे एक खास स्किल मिली, कॉपी साइक्लोन। वो एलेना की कोई भी एक एबिलिटी कॉपी कर सकता है। डेन के दिमाग ने अचानक काम करना बंद कर दिया और वो पूरी तरह हैरान हो गया। उसने स्क्रीन को दोबारा पढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये तो पागलपन है। मैं फाइनल बॉस एलेना की किसी भी एबिलिटी को कॉपी कर सकता हूँ। फिर रियलिटी ने उसे जोर का तमाचा मारा। नहीं, अभी इसका इस्तेमाल करना बेकार होगा। एलेना पहले से ही सबसे स्ट्रांग है, लेकिन वो अभी शुरुआत कर रही है। अगर मैं इंतजार करूं तो वो और भी ज्यादा ओवर पावर्ड स्किल्स अनलॉक कर सकती है। तभी इस स्किल का सही इस्तेमाल होगा। अब डेन का फोकस बस एक चीज पर था, 3 दिन बाद होने वाले इवेंट की तैयारी करना। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे क्या करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं सरवाइव करूं। ये सोचते ही डेन की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। समय तेज से बीतता गया और जल्द ही रात हो गई। सीन बदलकर एक पुराने इक्विपमेंट वेयरहाउस में चला गया। इस वक्त डेन पूरी तरह काले कपड़ों में था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा एक मास्क से ढका हुआ था। अभी उसके पास कुछ बेसिक आइटम्स थे, लो टियर एजल बूस्ट पोशन, शैडो मास्क जो थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ाता था, और साइलेंट स्टेप शूज जिससे उसके कदमों की आवाज काफी कम हो जाती थी। ये सारी चीजें उसने पॉइंट शॉप से खरीदी थी। जैसे ही उसने खुद को हल्का महसूस किया, उसने सेटिस्फैक्टरली पर चढ़कर अंदर छलांग लगा दी। अंदर घुसते ही उसने स्टैमिना रिकवरी बिस्किट खा लिया, एक ऐसा आइटम जो स्टैमिना को तेजी से रीजनरेट करता था। ये नाम से तो मार्केटिंग गिमिक लगता था, लेकिन इसके इफेक्ट्स असली थे। अच्छा, अब खुदाई शुरू करते हैं, डेन ने धीरे से बड़बड़ाया और पुराने इक्विपमेंट के ढेर में सामान तलाशने लगा। बिस्किट खाते हुए वो ध्यान से हर आइटम को चेक करता गया। बाकी सब कुछ मिल गया, बस सबसे जरूरी चीज नहीं दिख रही। ये सोचते ही उसने एक लकड़ी के क्रेट को धीरे से खींचा और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नजर उस चीज पर जा अटकी जिसकी वो तलाश कर रहा था। एक सोने का दीपक मिल गया, दिव्यता का शिखर, एक इंसेंस बर्नर जो हजारों साल पुरानी प्राचीन शक्ति से भरा हुआ है। शानदार, अब मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। डेन ने जोश में आकर हाथ बढ़ाया और बर्नर को बाहर निकाल लिया। लेकिन चीजें कभी इतनी आसान नहीं होती जितनी वो उम्मीद करता था। दरअसल इंसेंस बर्नर ही इस ढेर को बैलेंस में रख रहा था और जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, पूरी स्ट्रक्चर असंतुलित हो गई और हिलने लगी। और फिर जो होना था वही हुआ। कुछ ही सेकंड्स में पूरा ढेर जमीन पर गिर पड़ा। वेयरहाउस के अंदर धूल का एक घना गुब्बार उठ गया और फिर जैसे किसी अजीब इत्तेफाक के तहत जब धूल हटी तो डेन को एहसास हुआ कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में थामे खड़ा था। वो लड़की जितनी आकर्षक थी उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन हमारे हीरो को उसकी खूबसूरती देखने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि वो कौन थी। यूरिया ग्रे हाउज, चैप्टर 2 की बॉस, जिसे द कर्स सोर्ड गॉडेस भी कहा जाता था। रुको तो, जो चीज मैंने अभी उठाई है, क्या वह इसकी है? इसका मतलब क्या ये यहाँ अक्सर आती है? जैसे ही ये एहसास हुआ, डेन के चेहरे पर ठंडी पसीने की बूंदें छलकने लगी।
अगले ही पल यूरिया की बॉडी हल्की सी चमकी और एक झटके में उसने खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। उसी समय डेन के सिस्टम स्क्रीन पर चमकते हुए ब्राइट रेड नोटिफिकेशंस दिखने लगे और उसका डेस्परिंग एक्टिवेटेड हो गया। नोटिफिकेशंस को घूरते हुए डेन बस अटक हुए बोला, सॉरी, तुम्हें उठाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि यूरिया की परछाई अचानक उसके पीछे प्रकट हुई। एक तेज झटके में उसने अपनी तलवार के हिल्ट से जुड़ी चैन को घुमा दिया, जो सीधा डेन की ओर गई। हवा में एक तेज आवाज गंजी और सिर्फ एक झटके में उसकी ब्लेड ने सामने रखी लकड़ी की पेटिया को चीर कर रख दिया, जैसे वे कच थी ही नहीं। इस बीच डेन ने खुद को आखिरी सेकंड में पीछे हटा लिया, वरना वो वही कटकर गिर जाता। यूरिया के लाइटनिंग फास्ट अटैक्स के सामने डेन के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसके पास सिर्फ एक चॉइस थी, वो भी भागने की। आखिरकार यूरिया की अटैक रेंज इनसेन लॉन्ग थी। अगर डेन लड़ना भी चाहता तो वो पास जाकर हमला कैसे करता? पिछली बार तो बस एलिया के साथ सिर्फ फ्रेंडली स्पार था, लेकिन इस बार तो जान पर बनी है। भले ही उसके पास सिस्टम की एबिलिटीज थी, लेकिन उसका शरीर अब भी दर्द महसूस करता था। डेन को एहसास हुआ कि वो हमेशा भाग नहीं सकता। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और यूरिया को शांत करने की कोशिश की। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन दूसरी तरफ यूरिया उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। एक रूथ मशीन की तरह वो लगातार अपनी चेन वेपन को घुमा रही थी। उसकी तलवार जमीन को इस तरह चीर रही थी कि अब वो एक बैटलफील्ड जैसी भी नहीं लग रही थी। डन मौत के साथ डांस कर रहा था, हर अटैक को सिर्फ कुछ इंच के अंतर से बचाते हुए। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। जल्द ही यूरिया ने उसे पूरी तरह कोने में घेर लिया। अगले ही पल उसने अपनी तलवार हवा में इतनी तेजी से फेंकी जैसे कोई मिसाइल छोड़ी हो। लेकिन फिर एक अजीब चीज है, ठीक उस समय जब ब्लेड डेन के चेहरे को भेदने ही वाली थी, वो अचानक हवा में रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। यूरिया के पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसने तलवार को जोर से वापस खींच लिया, लेकिन डेन पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होगा। ये सब उस श्राप की वजह से था। 3 और आधे कदम, जो कोई भी इस रेंज के अंदर कदम रखेगा उसकी मौत तय है, बिना किसी अपवाद के। लेकिन इसके बदले यूरिया खुद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यही था उसका श्राप। इसी समय यूरिया ने तलवार को डेन की ओर ताना और धीरे से कहा, क्या तुम एक कदम आगे बढ़ सकते हो? डेन तुरंत उसकी नीयत समझ गया और बिना किसी झिझक के मना कर दिया, मैं पागल हूं क्या ताकि तुम मुझे काट सको? यूरिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी बेरुखी और ठोस इरादों को देखकर डन का दिल एक पल के लिए कांप गया। अब इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है ना? जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, अचानक यूरिया के पेट से अजीब सी आवाज आई। तुरंत ही उसका चेहरा हल्की गुलाबी रंगत में बदल गया। वो साफ तौर पर शर्मिंदा थी, लेकिन डेन के लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। रुको, ये उसकी अपनी जगह है, एक ऐसी जगह जहां वो खुद को सबसे अलग रखती है। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी यहाँ ज्यादा नहीं आते। इसका मतलब है, ये एहसास होते ही डेन ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये कहते हुए उसने अपनी स्टैमिना रिकवरी कुकीज का एक मुट्ठी भर हिस्सा बाहर निकाला और उन्हें ललचान वाले अंदाज में आगे बढ़ाया। लेकिन यूरिया इतनी आसानी से बहलने वाली नहीं थी। उसने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो। क्या तुम मुझे खाने से रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? डेन ने बहस करने की कोई जरूरत नहीं समझी। उसने बस एक कुकी उसकी ओर उछाल दी। यूरिया का शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करने लगा। उसका मुंह खुला और उसने कुकी को ठीक वैसे ही पकड़ लिया जैसे कोई पिल्ला हवा में उछाला हुआ ट्रीट झपट लेता है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। वो निश्चित रूप से अजीब महसूस कर रही थी, साफ तौर पर घबराई हुई थी। दूसरी ओर डैन उसकी प्रतिक्रिया से जरा भी हैरान नहीं था। भूख इंसान को मूर्ख बना देती है। एक भूखे इंसान से तर्क करने का कोई फायदा नहीं। जब तलवारबाज लड़की ने पेट भरकर खा लिया
तब जाकर डेन ने राहत की एक लंबी सांस ली। उफ, मैं तो मरते मरते बचा। उसके पीछे यूरिया अब भी अपने खाने में लगी हुई थी। चबाते हुए उसने पूछा, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? डन साफ साफ ये नहीं कह सकता था कि वो यहाँ चोरी करने आया था, इसलिए उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसने तुरंत एक बहाना बना लिया। मुझे तुम्हारे लिए खाना लाने को कहा गया था। क्या किसी ने तुम्हें मेरी देखभाल करने के लिए कहा? यूरिया ने अपनी आंखें संकरी कर ली, उसकी बातों पर शक जाहिर करते हुए। वो चाहती थी कि डैन उसे और विस्तार से बताए। इसी दौरान डेन पहले ही अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। ये बात भविष्य में मेरे काम आ सकती है। वैसे भी मुझे तो यूरिया से इतनी जल्दी मिलना नहीं था। ये सोचते हुए उसने अपना अभिनय जारी रखा। ओह हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारी बहन होली किंगडम में बिल्कुल सुरक्षित है। एम्परर अभी तुम दोनों पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन तुम्हें तब तक छिप कर रहना होगा। मैं बाद में वापस आऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी यादों की लहरें उमड़ने लगी। कुछ बिखरे हुए टुकड़े उसके दिमाग में चमक उठे। यूरिया मूल रूप से होली नेशन से थी। वो वहां से भागकर अलट आई थी और इसकी वजह थी होली एम्परर। उसकी तलवार एक शापित और दुष्ट हथियार के रूप में कुख्यात थी और उसे थामने के कारण वो खुद भी उसके श्राप से बंधी थी। इस श्राप के चलते वो एक निश्चित सीमा से बाहर एक भी कदम नहीं रख सकती थी। डेन जानता था कि उसके पास अब यही एक मौका था, उसे उसकी इकलौती बची हुई फैमिली की खबर देना, क्योंकि कभी कभी उम्मीद की हल्की सी किरण भी किसी को आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है। डन खुशकिस्मत था कि वो आर्टफेड लेकर बिना किसी परेशानी के स्टोरेज रूम से निकल गया। समय तेजी से बीत गया और अगले दिन नए स्टूडेंट्स एक ऊंचे पहाड़ी किनारे पर इकट्ठा हुए। उनके सामने खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत प्रोफेसर ओफिदिया, जिनके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ दूर खड़ी इमारतों की ओर इशारा किया और स्टूडेंट ग्रुप को बताया, तो फिर वहां वह है अकेडमी, यह है ट्रेनिंग ग्राउंड्स और वो सामने मैजिक टावर। सबको साफ दिखाई दे रहा है ना? कुछ दिनों बाद फ्रेशमैन ओरिएंटेशन सेरेमनी में तुम्हें अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी डिसिप्लिन क्लास चुननी होंगी, जैसे नाइट, मैज, इंजीनियर और क्लेरिक। ये सब तो तुम्हें पता ही है। भीड़ के बीच से एक स्टूडेंट ने सवाल किया, क्या ट्राइबल ग्रुप्स भी होली नेशन के साथ यहाँ स्टडी कर रहे हैं? ओफेलिया ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, यहाँ हम युद्ध और डिप्लोमेसी दोनों की ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रांसफर करने का ख्याल भी मत लाना। ठीक है, अब मैं प्राइमरी डिसिप्लिन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ग्रुप के पीछे खड़ा डेन शांत खड़ा था, बाजू बांधे सोच में डूबा। ये ट्यूटोरियल इवेंट है जहां हमें इस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है, इसलिए मैं इसे मिस नहीं कर सकता, वरना अब तक की मेरी सारी तैयारियां बेकार चली जाएंगी। कुछ पल बाद भूरे बालों वाले एक स्टूडेंट ने सवाल किया, प्रोफेसर ओफेलिया, क्या वह सामने वॉइड जोन है? ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उसी दिशा में चला गया। उन्होंने देखा कि दूर एक विशाल इलाका का अजीब लाल रोशनी से घिरा हुआ था। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने तुरंत ओफी या की ओर देखा, जवाब की उम्मीद में। ओफी या हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, लेकिन वो जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए अगर तुम लोग वहां गए तो सजा मिल सकती है। डेन ने फिर अपना ध्यान सामने की ओर लगाया और चुपचाप उस एरिया को देखने लगा। वो था वॉइड जोन, स्वर्ग और नर्क के बीच हुई लेजेंड बैटल का परिणाम। यही वो जगह थी जहां गॉड के मैसेंजर और हीरो उसने राक्षसों को सील किया था। सैकड़ों साल बीत चुके थे, लेकिन डिवाइन और डार्कनेस एनर्जी अब भी आपस में टकरा रही थी और खतरा यह है कि डीन दोबारा से फ्री ना हो जाए। यही वो सबसे संवेदनशील स्थान था जहां से राक्षस मुक्त हो सकते थे और इसलिए ही होली नेशन, ट्राइबल अलायंस और एम्पायर ने मिलकर गोल्डन ट्रायंगल का गठन किया है ताकि इस एरिया की निगरानी की जा सके। इस गठबंधन में अलो और अध्र जैसे क्षेत्र शामिल थे। दूसरी ओर एक लाल बालों वाले स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाया और पूछा, प्रोफेसर ओफी, क्या हम उसे थोड़ा करीब से देख सकते हैं क्या? ओफी ने सिर हिलाया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, जब तक तुम प्रोटेक्टिव बैरियर के किनारे रहोगे तब तक कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर डेन के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान फैल गई और उसने कहा, ठीक है, प्लान यही है कि लंच के बहाने चुपचाप निकल जाऊं और बाद में वापस आ जाऊं।
मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। एंजल्स जो पहाड़ों को हिला सकते थे और समुद्र को चीर सकते थे, और उनसे भी अधिक शक्तिशाली एंजल्स ने इस बैरियर को बनाया था। इसी बैरियर की वजह से स्टूडेंट्स इस खतरनाक जगह में बिना किसी खतरे के रह सकते थे। अपनी योजनाओं में खोए डेन से अनजान ओफी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम यही लंच करेंगे। ये सुनते ही डैन उनके पास गया और धीरे से पूछा, प्रोफेसर, क्या मैं कहीं और लंच कर सकता हूँ? मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ओफेलिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, बहुत दूर मत जाना वरना मुश्किल हो सकती है। डैन ने जवाब दिया, ठीक है। ये कहकर वो वहां से निकल गया। बाकी स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं आया। वे बड़बड़ा नहीं लगे, ये कमीना थोड़ा सा फेमस क्या हो गया, खुद को बड़ा समझने लगा है। उनकी नाराजगी से अनजान डेन जल्दी से एक सुनसान जगह पर पहुंच गया जहां कोई उसे देख नहीं सकता था। यहां पहुंचकर उसने वो आर्टिफैक्ट निकाला उसने यूरिया से लिया था। फिर उसने एक छोटी पाउच से यूनिकॉर्न हॉर्न पाउडर, फीनिक्स फेदर निकाला और उस आर्टफेड में डाल दिया। जैसे ही वो मिश्रण जलाया, हल्का गनी धुआं उठने लगा। डेन ने धीरे से एम्बर्स पर फूंका, जिससे आग और तेज हो गई। उसका मन उत्साह से भर गया था। उसने सबसे शक्तिशाली मिश्रण तैयार कर लिया था, जो असल में एक जादुई अगरबत्ती थी। जादू सक्रिय हो गया। डेन ने कहा, इसके जरिए मैं उस चीज को देख सकता हूं जिसका आम लोग सपना भी नहीं देख सकते। तभी हम देखते हैं, अचानक डेन के सामने तेज रोशनी फैल जाती है और उसी पल उसके सामने एक रहस्यमयी पोर्टल ओपन होता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार मंगा एक्सप्लेन वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।